स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हमने फाइनली यहाँ पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट अपलोड करने का डिसाइड किया। आई होप आपको याद हो कि हमने मोशन चैप्टर यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से पहले वाला जो चैप्टर है यानी कि मोशन, उसको हमने वन शॉट के फॉर्म में नहीं लेकिन डिटेल्ड लेक्चर्स की फॉर्म में डाला था। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको वन शॉट के फॉर्म में डालने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ते वक्त हम लोग कुछ एक्टिविटीज़, कुछ वीडियोस देखेंगे ताकि ये जो चैप्टर है वो हमारा और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से पक्का हो जाए, जिसमें एक्चुअली हमारी जो टैगलाइन भी है वो है लर्न प्रैक्टिकली। तो हम यहाँ पे कुछ क्लास ऑब्जर्वेशंस, क्लास वीडियोस को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है। और ये बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग हमारे पेड बैचेस में पढ़ते हैं। जो भी मैं वीडियोस आपको यहाँ पे दिखाऊंगा वो कहीं ना कहीं पेड बैचेस की ही हैं या ऑफलाइन की ही हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम पेड बैच में हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स, उसके ऊपर डिस्कशन। अब अगेन एक्सपेरिमेंट ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारी डिस्कशन होती है। हमारे ऑफलाइन जो हमारा जो पेड बैच है उसकी एक ख़ास बात ये है कि वो ऑफलाइन के बच्चों के साथ होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होती है जिससे बाकी बच्चों को, ऑनलाइन वालों को भी फ़ायदा होता है। मैंने अपने ऑनलाइन की क्लासेस से एक बात नोटिस की और वो ये है कि हम जब ऑनलाइन में क्लास ले रहे होते हैं तो ना के बराबर बच्चों के डाउट होते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि सारे डाउट्स अक्सर क्लास में ही कवर हो जाते हैं। एक तो हमें पढ़ाने का एक्सपीरियंस है काफ़ी साल का, तो हमें पता होता है कि बच्चे के डाउट क्या आने, प्लस काफ़ी सारे डाउट ऑफलाइन के आ जाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन के कुछ डाउट्स ऑफलाइन को हेल्प करते हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन चलता है और बड़ा ही मज़ा आता है। बट वो बात अलग है बिल्कुल। अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना है, बस साइंस एंड फन ऐप इंस्टॉल करना है वहाँ पे। बट दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। पॉइंट इज़ कि यहाँ पे आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट लेके आए हैं। सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो इसमें हमारे पास आज से पहले क्या क्या हुआ करता था। एक तो फोर्स, उसकी पढ़ाई, न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हुआ करता था। लेकिन सीबीएसई ने इस साल यानी कि 2023 में के सिलेबस में यानी 23-24 के सेशन में उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अपनी एनसीईआरटी से भी हटा दिया है और ऑब्वियस सी बात है अपने सिलेबस से भी हटा दिया है। बट अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो लास्ट ईयर इसे कराया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वन शॉट में हम लोग सीबीएसई के सिलेबस, या आप कह सकते हैं नॉट सीबीएसई बट एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, सीबीएसई नहीं फॉलो करेंगे। कहीं हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड बेचारे बुरा मान जाए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ सारे बोर्ड की पढ़ाई हो रही है बिकॉज हम यहाँ कोई बोर्ड नहीं फॉलो करने वाले, हम यहाँ फॉलो करने वाले एनसीईआरटी को। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत अगर हम करें तो चैप्टर में दो शब्द हैं, एक है फोर्स और एक है लॉज ऑफ मोशन। तो पहले आधा घंटा हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में। ठीक है जी, सबसे पहले आओ बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, फोर्स क्या होता है। तो अगर मैं अपनी 9th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास की परिभाषा के हिसाब से बात करूं तो फोर्स इज पुश और पुल। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं कोई पुल लगा रहा हूं या पुश लगा रहा हूं, यानी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूं या धक्का मार रहा हूं, तो इसको हम लोग कह देते हैं फोर्स। ठीक है ना। अब पॉइंट को समझिएगा, फोर्स जो होता है ये पुश और पुल तो होता है, लेकिन इसको ना इफेक्ट से लेना देना नहीं है। जैसे कि अगर मैं किसी चेयर को पुश करता हूं तो वो चेयर आगे चली जाएगी, सिंपल है। लेकिन अगर मैं एक दीवार को पुश करता हूं तो ब्रॉड पिक्चर पे देखें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना दीवार हिल रही है ना मैं हिल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एक चेयर को पुश कर रहा हूँ तो चेयर हिल रही है। वहीं पे अगर मैं एक बॉटल को दीवार पर रख के पुश करूंगा तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो फोर्स करती क्या है ये बहुत अलग पढ़ाई है, लेकिन फोर्स होता क्या है, ये है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का मारना या खींचना, इवन अपनी बॉडी पे ही धक्का लगाना या खींचना, इसको भी हम लोग क्या कह देते हैं, फोर्स। अब अगर कुछ एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स की बात करूंगा तो रात हो जाएगी। अगर मैं ऐसे बोलूं, जरा इमेजिन करो अपना दिन चल रहा है, आप सबसे पहले सुबह जब उठते हो तो अपनी पल के ऊपर करते हो, इसके लिए भी फोर्स लगानी पड़ती है। फिर चद्दर को हटाते हो, इसके लिए भी आपको फोर्स लगानी पड़ती है। कई बच्चे चद्दर हटाने से पहले फ़ोन चेक करते होंगे तकिए के नीचे से निकाल के, इसके लिए भी फोर्स लगानी पड़ती है। फिर खड़े होने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है, मतलब बैठने के लिए। फिर बेड से खड़े होने के लिए पैरों से फोर्स लगानी पड़ती है। बाथरूम का गेट खोलने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। बाथरूम में जाके बहुत सारी प्रकार की फोर्सेस लगती हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कहाँ चलेगा यार, वैसे मैं बोल रहा था कि बाथरूम में भी बहुत सारी प्रकार की फोर्स लगती हैं, जैसे कि
टूथपेस्ट खोलने में, ब्रश पे लगाने पे, ब्रश करने पे, नलका कुल्ला वुल्ला करने में तुम कहीं और चले गए, बट हाँ उन सब चीज़ों में भी फोर्स लगती है। तो सुबह से उठ के मैं कह रहा हूँ विद इन 10 मिनट्स आपने इतनी बार फोर्स लगाई, तो सोचो 24 घंटे में हम कितनी बार फोर्स लगाएंगे। मैं हर एक शब्द को बोलने के लिए अपने लंग से, अपने वोकल कॉर्ड से फोर्स लगा रहा हूँ। तो आप सुनने के लिए तो खैर आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन आपकी ईयर ड्रम पे फोर्स लग रही है। द पॉइंट इज कि फोर्स हमारे डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। छोटे से 2 एग्जाम्पल क्या ही कर लेंगे, बट फिर भी अगर आपको एक दरवाज़ा खोलना हो, बंद करना हो, ड्रॉर खोलना हो, बंद करना हो, या फिर मान लो फोर्स on pedals during साइकिलिंग, साइकिलिंग करते वक्त, ड्यूरिंग साइकिलिंग करते वक्त हम पैडल पे क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। क्रिकेट खेलते हुए बॉल पे क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। इवन आपको इस चैप्टर में आगे जाकर डिटेल में भी पढ़ाएंगे कि चलने के लिए भी आपको क्या लगानी पड़ती है? फोर्स। ज़मीन को पीछे धकेलना पड़ता है और ज़मीन आपको आगे धकेलती है। तो इन सब चीज़ों में या डेली लाइफ में हम रोज़मर्रा के जीवन में बहुत बार फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। अब फोर्स जो है वो क्या क्या कर सकती है, ये एक बहुत डिटेल्ड पढ़ाई है जिसके ऊपर हम 15-20 मिनट लेंगे कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। देखो, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फोर्स कुल मिला के 5 काम कर सकती है। सबसे पहला है, फोर्स एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकती है। यानी कि फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको चला सकते हैं। लाइक एक फुटबॉल ग्राउंड पे रेस्ट पे पड़ी हुई है, तो आप उस पर फोर्स लगा के उसको मोशन में लेके आ सकते हो। अच्छा यार, मैं ना बीच बीच में पानी पीऊँगा, आई नो कुछ के लिए इरिटेटिंग होगा ये, बट मेरी भी वोकल कॉर्ड की सर्जरी हुई है, तो एकदम से मैं लगातार बोल नहीं सकता, तो मुझे बीच बीच में पानी पीना पड़ेगा और फ़ोन को भी साइलेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना यार। तो उसके लिए आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना, ठीक है यार, सॉरी। क्योंकि वोकल कॉर्ड जब ड्राई होता है और हम बोलते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, तो डॉक्टर ने मुझे बताया, ठीक है। चलो, तो फोर्स एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को जो है वो चला सकती है। लाइक फुटबॉल मैंने बताया पड़ी हुई है, आपने उसको किक किया तो फुटबॉल मोशन में आ गई। या एक अगेन एक बाइसाइकिल रेस्ट पे पड़ी हुई थी, आपने पैडल मारना शुरू किया, वो मोशन में आ गई। लाइक कुछ भी कोई और एग्जांपल, गोल्फ खेल रहे थे, आपने गोल्फ स्टिक से बॉल को मारा, वो मोशन में आ गई। तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को हम चला सकते हैं। सेकेंड, फोर्स जो है वो एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकती है। यानी कि अगेन इन सब का उल्टा आप समझ लो, अगर मैं एक बॉल को, फुटबॉल को किक करता हूँ तो वो धीरे धीरे ग्राउंड पे चलते चलते रुक जाते हैं, क्योंकि बॉल और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन है और उस फ्रिक्शन की वजह से बॉल जो है वो रुक जाती है। या फिर साइकिल पे आपने ब्रेक मारी और साइकिल को रोक दिया, तो वहाँ पे भी आपने फोर्स अप्लाई करके साइकिल को रोक दिया ब्रेक मार के। या फिर एक विकेट कीपर की तरफ बॉल आई और उन्होंने बॉल को कैच कर लिया, तो फोर्स लगा के बॉल को उन्होंने रोक दिया। तो ये भी एक एग्जांपल है कि हम रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चला भी सकते हैं और चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं। इसके बाद फोर्स जो है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है क्रिकेट है या बेसबॉल है, क्योंकि या बैडमिंटन है, क्योंकि इन सब केस में एक्चुअली द गेम इज़ अबाउट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉल, द डायरेक्शन ऑफ शटल कॉक, है ना। अब क्रिकेट क्या है, बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपको बस उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है फोर्स लगा के, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ताकि आप चौका छक्का 2 रन 3 रन मार सको। अगर आपने डायरेक्शन चेंज नहीं की तो जनरली आप आउट हो जाओगे। तो पॉइंट इज कि फोर्स लगा के हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, यही तो कर रहे हैं। बॉल शटल कॉक आपकी तरफ आ रही है, आप फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को चेंज जो है वो कर रहे हो। बाइसिकल, आप हैंडल पे फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को चेंज करते हो। तो फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फोर्स जो है वो स्पीड को भी चेंज कर सकती है। अगेन, हम जब ब्रेक मारते हैं तो हर बार ब्रेक मारने के पीछे का रीज़न साइकिल को रोकना नहीं होता है। आई होप आप में से सभी को साइकिल चलानी आती हो। जब हम टर्न मार रहे होते हैं तो हम अपने स्पीड को धीरे कर लेते हैं ब्रेक मार के, क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादा वेलोसिटी पे, ज़्यादा स्पीड पे टर्न मारेंगे तो फिसल जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, स्पीड को बहुत धीरे कर लेते हैं टर्न मारने से पहले। या हमें लगता है आगे कोई भीड़ आ रही है तो हम ब्रेक मार लेते हैं। तो इससे स्पीड को भी हम चेंज कर सकते हैं। स्पीड को कम ही नहीं, बढ़ा भी सकते हैं। लाइक आप इंजन पे फोर्स लगा के एक्सेलरेटर से इंजन पे फोर्स लगा के आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा भी सकते हो। एक बॉल आपकी तरफ आ रही थी, आपने उसको ऐसे बैक
फ्लिप मार के, ऐसे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बैक शॉट मार के उस पे और फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया ताकि वो पीछे की तरफ जाके छक्का चौका जो भी है लग जाए। तो फोर्स लगा के हम स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की शेप को और साइज को भी देखा जाए तो चेंज कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं रबर बैंड दूंगा। आप रबर बैंड को खींच दो तो फोर्स की शेप और साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो रबर बैंड से हम ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। या एक प्लास्टिक की बॉटल ले लो, उसको दोनों तरफ से दबा दो तो शेप और साइज़ क्या हो जाएगी, चेंज। मतलब बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। अगर मैं एक किताब ही ले लूँ, लेट्स से ये बुक ही ले लूँ, है ना, ये बुक ही ले लूँ, ऑल्दो ये बुक किसी और इंस्टीट्यूट की है, मैं नाम थोड़ा छुपा दूंगा इसका। लेकिन अब मैं अभी एक बुक है ना, या एक डायरी है, अब मैं इस पर अगर फोर्स लगा दूँ, अभी ये फिलहाल एक क्यूबॉइड शेप की है, आप रेक्टेंगल कह सकते हो बट वैसे ये क्यूबॉइड है। तो अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो मैं इसको सिलेंडर शेप में कन्वर्ट कर सकता हूं, है ना। तो मैंने इसको सिलेंडर शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो फोर्स लगा के हम शेप साइज को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। आटा गूंथती है मम्मी, हथौड़ा मारते हैं लोहार या सुनार लोग, तो वो शेप और साइज को चेंज कर सकता है। तो फोर्स ये 5 काम जो है वो कर सकती है। पहला क्या है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकती है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, स्पीड को चेंज कर सकती है, एंड लास्ट शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकती है। आप ध्यान रखना, ये जो पहले 4 पॉइंट्स हैं इनको मिला के बोला जाता है ऑब्जेक्ट की स्टेट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की स्टेट। और लास्ट वाला है शेप एंड साइज। केमिस्ट्री में स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। फिजिक्स में स्टेट का मतलब रेस्ट और मोशन होता है कि यार फिजिक्स में इसकी स्टेट क्या है, तो रेस्ट पे है, मोशन में है, स्पीड क्या है, इसको स्टेट बोलते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये कहना ट्रू होगा या फॉल्स होगा, टाइम स्टैम्प के साथ, क्योंकि आगे जाके मैं और ट्रू फॉल्स पूछूंगा। मुझे इस वन शॉट के कमेंट सेक्शन पे मज़ेदार पढ़ाई चाहिए, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन पे टाइम स्टैम्प के साथ बताना जो टाइम पे अभी ये वीडियो चल रही होगी आपके लिए, जैसे 11 मिनट के आसपास, 12 मिनट के आसपास। तो क्या ऐसा कहना ठीक है, मैं अगर एक नई परिभाषा आपको दूं फोर्स की, तो या परिभाषा क्या कहूं, एक नई लाइन दूं कि फोर्स कैन चेंज शेप साइज एंड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ जी, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है। फोर्स जो है वो शेप साइज साथ साथ स्टेट, इन चारों पॉइंट्स को हम मिला के स्टेट कह सकते हैं फिजिक्स में, ध्यान रखना। तो अगर मैं कह रहा हूँ मैंने ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर दी, तो आप समझ जाना मैंने उसकी स्पीड, डायरेक्शन, वेलोसिटी, मोशन से रेस्ट या रेस्ट से मोशन में ले आया, ऐसा कुछ कर दिया। और शेप साइज का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। अब आप क्या करो, इस वन शॉट को ना यहाँ पे पॉज कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वन शॉट को यहाँ पे पॉज कर लो। और पॉज करने के बाद 5 मिनट के लिए हर एक का एक एक एग्जाम्पल और अपने रजिस्टर में लिखो कि रुके, और ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जो मैंने आपको अभी तक ना दिया हो। रुके हुए ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स लगा के कहाँ चलाया है। जैसे कि अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल दूं, बट आप ये एग्जाम्पल यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल दूं तो आपने हो सकता है कभी कोई खिलौने वाली गन फायर की हो, तो वो गन बुलेट पे फोर्स लगा के बुलेट को रेस्ट से मोशन में ले आती है। तो ऐसे कुछ यूनिक एग्जांपल एक एक लिखो। पता है क्या होता है, एग्जांपल लिखने से हमारी उस टॉपिक को लेके थोड़ी सी और सोच बढ़ती है ना। इसको मैं हमेशा साइंटिफिक आई डेवलप करना बोलता हूँ कि हमेशा अपनी साइंटिफिक आई भी डेवलप करो, अपने आसपास भी साइंस को देखना शुरू करो। तो देखो इन पांचों में से आपने, ऑब्वियस सी बात है, आपने पांचों ही अपने जीवन में किए हैं, बस आपको उनके एग्जांपल्स रजिस्टर में लिखने हैं, ठीक है। लिखने के बाद ही आगे बढ़िएगा, आई होप, ठीक है। चलो आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फोर्सेस 2 प्रकार की हो सकती हैं। फोर्सेस बहुत सारे प्रकार की हो सकती हैं। आई होप आपको याद हो, हमने 7th 8th में पढ़ा था कि फोर्सेस कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट भी होती हैं। ऐसी फोर्सेस जिनमें ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होना ज़रूरी है, उन्हें कांटेक्ट फोर्सेस, याद है, याद है, याद है, ऐसे ही। तो ऐसे ही यहाँ पे अलग 2 प्रकार की फोर्स हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, बट आई होप आपको ये पता हो कि फोर्स को न्यूटन में नापा जाता है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ऐसा बोलूँ तो SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स को नापा जाता है न्यूटन में। जैसे मास को नापते हैं केजी में, टाइम को नापते हैं सेकंड में, डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, SI यूनिट्स, ऐसे ही फोर्स की SI यूनिट न्यूटन है। आई होप सभी को पता है, ये सर आइजैक न्यूटन जी, हम सबके महान
गुरु फिज़िक्स के, इन्होंने आदि क्लासिकल फिज़िक्स को पैदा किया, आप ऐसा कह सकते हैं। बट सर आइजैक न्यूटन जी के नाम पे ये फोर्स की यूनिट रखी गई। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगेन ये सब बातें वैसे तो आगे आएंगी, बट अभी थोड़ी सी इसकी ज़रूरत है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास डायरेक्शन होती है, इसके पास डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन के बगैर इसको पढ़ना ज़रूरी पॉसिबल नहीं है। ये हमने स्केलर और वेक्टर में पढ़ा हुआ है जब हम लोग मोशन पढ़ रहे थे। अगर आपने वो लेक्चर स्किप किया है तो आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, बट ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब एक बात और, दो प्रकार की फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास बैलेंस्ड फोर्सेस और एक है हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या चीज़ें हैं, आप ज़रा समझें। बैलेंस्ड फोर्स क्या है? ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास m है, ठीक है, कुछ भी मास है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई डब्बा पड़ा हुआ है यार। अब मैंने इस डब्बे पे यहाँ से एक फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, ठीक है ना, और यहाँ से भी मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, ठीक है ना। अब अगर मैंने ऐसा किया तो इस पर जो नेट फोर्स यानी कि जो टोटल फोर्स होगी, जिसको मैं एफ नेट बोल रहा हूँ, वो क्या हो जाएगी? इधर से 5 लगी और इधर से 5 लगी, तो टोटल फोर्स हो जाएगी 0। टोटल फोर्स हो जाएगी 0 न्यूटन, है ना भाई। क्योंकि फोर्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन से लगती है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक गाड़ी है और उस गाड़ी को इधर से 5 लोग धक्का मार रहे हैं और इधर से 5 लोग धक्का मार रहे हैं, और मान लेते हैं कि सेम ताकत से मार रहे हैं, तो आपके हिसाब से गाड़ी कहाँ जाएगी? तो आंसर है कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इधर से भी 5 लोग फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी 5 और बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि उस पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। ऐसे ही अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे मैं यहाँ से मान लेते हैं 7 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ, और यहाँ से अगर मैं मान लो 5 लगाता, तो इधर से 7 लगती, इधर से 5 लगती, तो अभी भी इधर की तरफ 2 न्यूटन होता। बट मैंने m मास के ऑब्जेक्ट पे इधर से 7 न्यूटन लगाया, इधर से मैंने इसके ऊपर 5 न्यूटन लगाया, तो जो टोटल फोर्स है, सॉरी 5 नहीं लगाया, 7 लगाया, 7 न्यूटन लगा, ठीक है ना। और कमाल की बात, मैंने यहाँ पे भी ऊपर से भी 10 न्यूटन लगाया और नीचे से भी 10 न्यूटन लगाया। अब हुआ क्या, इस 10 न्यूटन ने इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर दिया। वहीं पे इस 7 न्यूटन ने इस 7 न्यूटन को भी कैंसिल कर दिया। तो इस वजह से इस पे जो नेट फोर्स आई अगेन वो 0 आई। इस वजह से इसके ऊपर भी जो नेट फोर्स आई वो 0 आई, यानी कि 0 आई। सो द पॉइंट इज़ कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो, मतलब एक से ज़्यादा लग रही हो, 2 3 4, लेकिन उनका टोटल सम 0 आ जाए। अगर एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही हों और उस मल्टीपल फोर्सेस लगने की वजह से उस पे जो टोटल फोर्स है वो 0 हो जाए, तो ऐसी फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। ध्यान रखना, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूँ और मल्टीपल फोर्सेस के बाद भी उसका, देखो अगर मैं तो या तो मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा ही नहीं रहा हूँ तो वो तो अलग बात हो गई, मैं लगा रहा हूँ लेकिन जो टोटल फोर्स है वो 0 हो गई है, तो उसे बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स। तो रिजल्टेंट का मतलब टोटल फोर्स है ना। तो इफ़ द रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू 0, अगर टोटल फोर्स हमारे पास 0 है तो उसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, है ना। इज 0, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे टग ऑफ वॉर का कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, बात समझ गए। मैग्नीट्यूड फोर्सेस का सेम होगा, मैग्नीट्यूड मतलब 5 लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, तो उस केस में जो फोर्सेस होंगी वो बैलेंस्ड होंगी। वहीं पे अगर मैं बात करूं अनबैलेंस्ड फोर्स, तो आप समझ ही गए होंगे अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इसके ऊपर लगाई यहाँ पे 5 न्यूटन की फोर्स और यहाँ पे मैंने लगाई सिर्फ 3 न्यूटन की फोर्स। तो इस पे जो टोटल फोर्स है एफ नेट है वो हो जाएगा 5 माइनस 3, क्योंकि जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो माइनस होती है ना, कैंसिल हो जाती हैं, तो 2 न्यूटन। तो क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है तो ऐसी फोर्सेस कहलाई जाती हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। बिल्कुल ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस पे मैं लगाता हूँ लेट से 100 न्यूटन और यहाँ पे मैं लगाता हूँ मान लो 2 न्यूटन,
तो अगेन इस पे जो नेट फोर्स होगी वो हो जाएगी मेरे पास 10 माइनस 2 विच इज़ 8 न्यूटन। अच्छा ये भी ध्यान रखना, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ से लगाई मान लो 5 न्यूटन की फोर्स और यहाँ से लगाई मान लो मैंने 10 न्यूटन, तो ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है। अब अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी कि 10 प्लस 5 कुल मिला के ये हमारे पास 15 न्यूटन हो जाएंगी। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम मल्टीपल फोर्सेस लगाते हैं और मल्टीपल फोर्सेस लगाने के बाद टोटल ज़ीरो आ जाता है तो उसे बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर ज़ीरो नहीं आता है तो उसे क्या कहा जाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ऐसी फोर्सेस को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स तो क्या है, लेकिन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या क्या कर सकती हैं इसके बारे में पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स जो है, सॉरी, हमारे पास जो फोर्स है वो 5 काम कर सकती है। रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकती है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, शेप चेंज कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है और वेलोसिटी चेंज कर सकती है। तो शेप साइज एक में हो गया, जिसको हमने बोला कि वो स्टेट या शेप साइज चेंज कर सकती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई, तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के हम वो पांचों काम कर सकते हैं। यानी कि हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के स्टेट तो चेंज कर ही सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे फुटबॉल को मोशन में लेके आना है तो मुझे अनबैलेंस्ड फोर्स ही लगानी पड़ेगी, है ना। और अगर मुझे फुटबॉल को रोकना है तो भी मुझे अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी उस तरफ से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस के ऑपोजिट। जैसे मान लो फुटबॉल यहाँ से आ रही है तो मुझे इसके ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी अगर नेट फोर्स जीरो हुई तो वो रुकेगा ही नहीं। तो अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है, यानी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना है, वेलोसिटी चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो मुझे अनबैलेंस फोर्स लगानी होगी। बट क्या अनबैलेंस फोर्स लगा के हम शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। लेट अस सपोज ये कोई गत्ते का डब्बा है, इधर से भी आप फोर्स लगा रहे हो, इधर से मैं लगा रहा हूँ, बट आपकी फोर्स ज़्यादा है, मेरी कम है। तो गत्ते का जो डब्बा है वो दबेगा तो सही, वो अलग बात है कि वो साथ साथ मूव भी करेगा। तो अगर अनबैलेंस फोर्स लगाई जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो सकती है, साइज भी हो सकता है और वो मोशन में भी आ सकता है, रेस्ट, मतलब वो अनबैलेंस फोर्स सब कुछ कर सकती है। हाँ, अगर अनबैलेंस फोर्स आपने सिर्फ एक ही डायरेक्शन से लगाई है तो फिर उसका शेप और साइज चेंज नहीं हो सकता, वो हम जानते हैं। बट क्या अगर मैं ऐसे पूछूं कि अनबैलेंस फोर्स सब कुछ कर सकती है, तो आंसर होगा ट्रू। समझ गए ना। तो इसीलिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज स्टेट, शेप एंड साइज। मतलब आसान भाषा में कहें तो अनबैलेंस्ड फोर्स सब कुछ कर सकती है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कौन सी फोर्स की, बैलेंस्ड फोर्स की, तो बैलेंस फोर्स सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज को चेंज कर सकती है, ये स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। नेट फोर्स जीरो हो जाती है ऑब्जेक्ट पे। अगर आपको ऑब्जेक्ट को रोकना है या चलाना है या डायरेक्शन चेंज करनी है या स्पीड चेंज करनी है, तो आपको किसी एक तरफ से ज़्यादा और एक तरफ से कम फोर्स लगानी पड़ेगी, या सिर्फ एक तरफ से फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी तो वो मूव होगा या रुकेगा। तो इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर फोर्स बैलेंस्ड है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी शेप और साइज को ही चेंज कर सकते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स कैन ओनली चेंज शेप एंड साइज बट नॉट स्टेट। हम उससे शेप और साइज तो चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना, लेकिन हम उससे स्टेट को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। स्टेट चेंज नहीं हो सकती, हाँ शेप और साइज चेंज हो सकता है। डन है। चलिए, तो ये तो हुआ बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बाद न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के बारे में। आई होप आपको पता हो, हमारे पास न्यूटन जी के कुल मिला के 3 लॉ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, जिसमें से जहाँ तक मुझे लगता है सबसे आसान है न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ, उसके बाद है थर्ड लॉ। थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा सा मेहनत मांगता है न्यूटन जी का सेकेंड लॉ। तो न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ आओ पढ़ते हैं, और न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के ऊपर हम कुछ चीज़ें भी यहाँ पे देखेंगे। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की अगर बात की जाए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है
वो बेसिकली बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और इसको हम अपनी डेली लाइफ में सब लोग समझ सकते हैं। कैसे? मुझे एक बात बताइए कि अगर ये स्टाइलस मेरे हाथ पे पड़ा हुआ है, तो क्या आप इस स्टाइलस को बिना फोर्स लगाए यहाँ से हिला सकते हो? तो आंसर है नहीं। अब आप कहोगे कि मैं फूंक मार दूंगा। पहली बात तो फूंक मारना भी एक फोर्स है। मैं आपको गुदगुदी कर दूंगा, वो भी एक फोर्स है। मैं स्टाइलस पे फोर्स नहीं लगाऊंगा लेकिन आपके हाथ पे लगा दूंगा। बात स्टाइलस पे फोर्स लगाने की नहीं है, बात है फोर्स लगाने की। तो क्या हम किसी भी तरीके से बिना कोई भी फोर्स लगाए इस स्टाइलस को यहाँ से हटा सकते हैं? तो आंसर है नहीं। अगर आप मेरे सामने होते और मैं आपकी तरफ ये स्टाइलस फेंकता और आपको इस स्टाइलस को रोकना होता, तो क्या बिना फोर्स लगाए आप इसको रोक सकते हो? तो आंसर है नहीं। अब आप कहोगे कि मैं हाथ से नहीं रोकूंगा, अपनी छाती सामने ले आऊंगा। छाती से भी तो आप फोर्स लगा रहे हो, हाथ से भी तो आप फोर्स लगा रहे हो, मुंह से भी तो आप फोर्स, यानी दीवार पे भी जाकर टकराएगा तो दीवार भी इस पे फोर्स लगाएगी। अभी हम पढ़ेंगे तो बिना फोर्स लगाए हम एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला नहीं सकते और बिना फोर्स लगाए हम एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी नहीं सकते हैं। और ना ही उसकी शेप को ना ही उसकी डायरेक्शन को कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। पॉइंट ही है, मतलब स्टेट चेंज नहीं कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। इफ एक ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू बी इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड अनटिल अनलेस वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक इसके ऊपर मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा कब तक? जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा। और मोशन भी इसका स्ट्रेट लाइन में होता रहेगा, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इसका मोशन भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होगा और वो भी सेम स्पीड के साथ होगा। तो ऐसे न्यू लॉ को हम न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ कहते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or in uniform motion along the same path along the straight line until it is compelled to change। यानी जब तक हम इसके ऊपर जबरदस्ती कोई फोर्स नहीं लगाते वो ऐसा करने के लिए, है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी वर्ड्स में लिख दूं तो वो क्या होगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, वो भी इन अ क्या? स्ट्रेट लाइन विद सेम स्पीड, विद सेम स्पीड। लेकिन कब तक? जब तक मैं उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन करते रहना चाहेगा, वो भी स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड के साथ अनटिल वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, अनटिल हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगाएं। ठीक है जी। अब यहाँ पे न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो जब तक मैं किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर से यानी एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता, तब तक अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक मैं उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम लोग न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ को समझने के लिए कुछ वीडियोस मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अपनी ही खुद की। तो अपनी खुद की वीडियोस दिखाने पे तो आई गेस कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है ना। आशु सर, न्यूटन्स लॉ। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के ऊपर दिखाऊं, काफ़ी सारी हैं, इनमें से कोई भी एक अगर हम लोग देख लें या दो तीन देख लें। लेट से पहले सबसे पहले इसी वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, ये वीडियो काफ़ी अच्छी है। ओहो, चलो कोई बात नहीं, ऐड भी आना ज़रूरी है भाई, इससे तो पैसे कमाते हैं। हाँ, अरे भैया ये लो जी, ये सारे स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री सब हमसे ही कराएंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात तो ये वीडियो हो सकता है आपने देखी हो, काफ़ी
पसंद की गई थी ये वीडियो। बट इस वीडियो में क्या है कि एक स्टूल है, दिख रहा होगा आपको, और उस स्टूल के ऊपर एक ग्लास रखा हुआ है हमने, ठीक है ना। अब न्यूटन जी के लॉ को अगर मैं ऐसे समझूं, हाँ जी, न्यूटन जी के लॉ को अगर मैं ऐसे समझूं बच्चों, ध्यान सुनना, जैसे इस ऑब्जेक्ट पे अभी होगा होगा क्या, हमने न्यूटन जी के लॉ से क्या समझा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। तो ये जो ग्लास है वो रेस्ट पे है और ये रेस्ट पे रहना चाहेगा, और ये जो चुन्नी है वो भी रेस्ट पे है और ये रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। लेकिन अगर मैं इस चुन्नी पे फोर्स अप्लाई कर दूंगा, तो मैंने फोर्स किस पे लगाई, चुन्नी पे, तो चुन्नी पे अगर मैंने फोर्स लगाई तो वो तो मोशन में आएगी। लेकिन न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ कहता है कि आपने ग्लास पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं की है। अब अगर आपने ग्लास पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं की है तो ग्लास को रेस्ट पे ही रहना चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये हमारा पेड बैच है और ये हमारा लाइव भी यहीं से ही होता है। आपने शायद देखा हो, सेटअप वेटअप पड़ा हुआ है वहाँ। तो लाइव हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ में ही होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे अलग कैमरा सेटिंग से, 2 कैमरा लगे होते हैं और एक कैमरा की भी सेटिंग्स को हम इधर उधर करके बच्चों को ये दिखाते हैं हमारे पेड बैच में, और सब कुछ लाइव होता है, उनका रिएक्शन देखा जाता है, पूछा जाता है कि उसके ऊपर कोई सवाल है कि नहीं है। तो काफ़ी मज़ेदार ये चीज़ें रहती हैं। बट अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ यहाँ, और अगर आप देखो चुन्नी को हिलाओगे तो ये ग्लास जो था वो रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रह गया। अब हमने इसके लेवल को आगे जाके बढ़ाया भी। हमने यहाँ पे क्या किया, कांच का ग्लास भी लिया। कांच के ग्लास से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये काम, क्योंकि मतलब थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है और कुछ नहीं। और इसी में एक और वीडियो भी है जहाँ पे मैंने, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ, ये 9th के बच्चे हैं हमारे, है ना, वो यहाँ नहीं है, वो 11th, और इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। मैं सारे वीडियो दिखा के आपको ज़्यादा अभी टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप वीडियो जाके देख भी सकते हो। बट हमने वहाँ पे 3 कांच के जो ग्लास हैं वो रखे, 3 कांच के ग्लास को हमने वहाँ पे रखा था, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, हाँ, तो इसमें क्या होगा, अच्छा मैंने कर भी दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो कुछ ज़्यादा आगे बढ़ा दिया मैंने, माय बैड। हाँ, अच्छा, वो जो ग्रीन टी शर्ट में वीडियो है वो हमारे दूसरे स्टूडियो की है, जहाँ पे हमारा दूसरा ब्रांच है। बट ये दूसरे ब्रांच है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो लाइव क्लास चल रही है, माइक वाइक पहना हुआ है मैंने। हाँ, तो यहाँ से अगर मैं चुन्नी को हटाऊँगा तो ग्लास वहीं रहना चाहिए। तो 1 2 एंड 3, तो आप देख सकते हो कि ग्लास वहीं है। इसको हमने बहुत अलग अलग तरीके से किया है यूट्यूब पे, कभी गाड़ी के साथ किया है, कभी ऐसे किया है। बड़ा मज़ेदार चीज़ होती है, अच्छा करके फीलिंग आती है, तो इसलिए एक मज़ेदार काम है। बट हाँ, न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ है। अब ऐसा नहीं है कि न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ हम सिर्फ ऐसे ही समझ सकते हैं, बहुत तरीक़ों से। मैंने इस न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के ऊपर तो शायद बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। ये एक शॉर्ट बनाया था अभी हाल ही में। इसमें क्या है कि ये कंटेनर है और ये प्लेट है, और इसके ऊपर हमने एक अंडा रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लेट पे फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर मैं प्लेट पे, देखो है क्या, नीचे पानी है, प्लेट है, ऊपर कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर अंडा है। हम प्लेट पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ये भी लाइव क्लास चल रही है, बस ये 11th क्लास है, क्योंकि 11th क्लास में भी ये कंसेप्ट है। तो अगर हम प्लेट पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो अंडा जो है वो हमारा रेस्ट पे रहना चाहेगा न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के हिसाब से। प्लेट पे फोर्स लगाएंगे, प्लेट मोशन में आएगी, लेकिन क्योंकि अंडे पे हमने कोई फोर्स लगाई है तो अंडा रेस्ट पे आएगा। बच्चे कार्डबोर्ड की बात, तो प्लेट की शेप जान के थोड़ी टेढ़ी ली गई है, ताकि जब प्लेट को धक्का मारे तो कार्डबोर्ड जो है वो प्लेट के साथ चला जाए, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पे चैतन्य नाम का बच्चा प्लेट पे फोर्स अप्लाई करेगा, और जैसे ये प्लेट पे फोर्स अप्लाई करेगा, आप ध्यान से देखना क्या होगा। हाँ, ये देखो, तो अंडा जो है वो हुआ क्या, प्लेट तो चली गई, और प्लेट के कर्व होने की वजह से वो कार्डबोर्ड को भी ले गई। तो हमने फोर्स किस पे अप्लाई की, प्लेट पे, तो प्लेट तो मोशन में आ गई। लेकिन अंडा कहता है कि नहीं, न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ कहता है मैं तो रेस्ट पे ही रहूँगा। तो ऐसी बहुत सारी और वीडियोज़ हैं। ये आलू वाली बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये भी न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के ऊपर है ना, जिसमें बच्चे को सर पे आलू रख कर लगाया। चाकू वाली वीडियो, काफ़ी सारी न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के ऊपर आपको वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ अल्टीमेटली कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा जब तक मैं उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। अब हमने जो आपको ये वीडियोस दिखाई, ये एप्लीकेशन नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, वो तो बस आपको दिखाने के लिए। अब न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ की हमारी डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, आओ ज़रा इसको देख लें। अरे हाँ, तो न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ की डेली लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, यानी कि एक बंदा है जो बस में जो है वो खड़ा हुआ है।
अब बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब बस एकदम से चल पड़ती है तो होता क्या है कि हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसको ज़रा अगर हम लोग समझें एक एग्जांपल से। लेट अस सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल में अपना फ़ोन ले लेता हूँ। चलो ठीक है, मेरा फ़ोन है कहाँ, लेकिन मेरा फ़ोन उधर रह गया। चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक ही बात है। ये हमारे पास मान लेते हैं ये आप हो जो बस में खड़े हुए, और ये बस है, ठीक है, ये बस है। अब आप अपने बॉडी को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, एक है लोअर बॉडी और एक है अपर बॉडी। जैसे ही आप चलते हो तो आपकी लोअर बॉडी, क्योंकि आप बहुत धीरे चलते हो तो आपकी लोअर बॉडी अपर बॉडी को सपोर्ट करती है और साथ चलती है। बट बस के केस में क्या है, बस एकदम से आगे चल पड़ती है, क्योंकि बस के इंजन ने बस पे फोर्स लगाई तो न्यूटन जी के लॉ के हिसाब से बस चल पड़ी। लेकिन आपकी जो लोअर बॉडी है वो तो बस के साथ कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन की वजह से आपने जूते पहन रखे हैं, फ्रिक्शन की वजह से बस के साथ कांटेक्ट में है। तो आपकी लोअर बॉडी कहती है मैं भी आगे जाऊंगी क्योंकि मेरे पे भी फोर्स लग गई, लेकिन आपकी अपर बॉडी पे फोर्स नहीं लगी है। और एज अ रिजल्ट आपकी अपर बॉडी कहती है मुझे वहीं रहना है, लोअर बॉडी कहती है मुझे आगे जाना है, जिसकी वजह से आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। आपकी लोअर बॉडी कहती है मुझे आगे जाना है, अपर बॉडी कहती है मुझे वहीं रहना है, जिसकी वजह से आप पीछे गिर जाते हो। और सेम ऐसा होता है जब चलती बस एकदम रुक जाती है, बस उल्टा हो जाता है। अब चल रही है चल रही है चल रही है, बस एकदम रुक गई क्योंकि ब्रेक लगाई अपने बस पे, तो आपकी लोअर बॉडी किस पे आ गई, आंसर है रेस्ट पे, क्योंकि वो बस के साथ कांटेक्ट में। लेकिन आपकी अपर बॉडी कह रही है मोशन करूंगी और वो आगे गिर जाती है। आपकी लोअर बॉडी तो रेस्ट पे आती है, लेकिन आपकी अपर बॉडी कहती है मुझे मोशन करना और आप आगे की तरफ गिर जाते हो। तो ये न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड रहता है। ऐसे ही बिल्कुल जब हम लगेज को बांधते हैं अपने गाड़ियों के ऊपर तो क्यों बांधते हैं, सेम अगर गाड़ी चल रही है और एकदम से ब्रेक लग गई तो गाड़ी पे तो फोर्स लग गई, लेकिन ऊपर के लगेज पे फोर्स नहीं लगी, तो वो कहता है मैं मोशन करूंगा और वो लगेज आगे तरफ गिर सकता है। सेम सीट बेल्ट में भी होता है ना। सीट बेल्ट क्यों पहनाई जाती है, तो सेम साइंस है। सीट बेल्ट इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि चलती हुई गाड़ी अगर एकदम से रुक जाए तो आप आगे, आपकी टक्कर, आपका सर डैशबोर्ड पे लगेगा, कांच पे लगेगा, तो वो ना लगे, सीट बेल्ट आपको रोक लेगी। गीले कपड़े सुखाने से पहले मम्मी उसको झाड़ती हैं, सेम साइंस। गीला कपड़ा है, उसमें पानी भी है, गीला कपड़ा पानी दोनों ऊपर ऊपर जा रहे हैं, आपने एकदम से फोर्स लगा के गीले कपड़े की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, लेकिन पानी कह रहा था मैं तो न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर ऊपर जा रहा हूँ तो ऊपर ही जाता रहूंगा। तो कपड़ा एकदम से नीचे आता है, पानी ऊपर रह जाता है और कुछ हद तक पानी कपड़े से अलग हो जाता है। ये भी, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप साइंस एंड फन पे जाके चेक कर सकते हो कि अगर मैं बहुत सारी कैरम की गीटियां रखता हूँ और नीचे से कैरम की गीटी पे फोर्स लगाता हूँ तो बाकी सारी कैरम की गीटियां वहीं पे ही रहती हैं ना। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो बना रखी है, ठीक है। और सीट बेल्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये हेड ऑफ हैमर वाला आपने नोटिस किया होगा, कुछ बच्चों ने पक्का नोटिस किया होगा, सबने नहीं किया होता ये। कभी कभार एक कारपेंटर या कोई भी हथौड़े से काम करने वाले बंदा हथौड़े से काम कर रहा होता है तो उनको लगता है कि जो उनका हेड है वो ढीला हो गया है ना। हथौड़ा है, ये हथौड़ा है और हथौड़े का जो हेड होता है वो उनको लगता है कि ढीला हो गया। तो वो क्या करते हैं, हथौड़ा मार रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, फिर वो हथौड़े को उल्टा करके उसके डंडे को दीवार पे या फ्लोर पे ऐसे करके मारते हैं ना, है ना। देखा है, अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ये नोटिस किया है कभी। तो क्यों करते हैं वो, मान लो ये हथौड़ा है और हथौड़े के साथ यहाँ पे उसका हेड है, हथौड़ा यूज कर रहे हैं, हथौड़ा ढीला हो गया, उसका हेड ढीला हो गया। अब वो हथौड़े को उल्टा करते हैं और दीवार पे ऐसे खटाक से मारते हैं। इससे क्या होता है, जब वो खटाक से मारते हैं तो उसका जो रॉड है और हेड है दोनों मोशन में होते हैं, मोशन में होते हैं, मोशन में होते हैं। लेकिन जैसे ही वो दीवार से आकर टकराता है उसका हैंडल तो रेस्ट पे आ जाता है एकदम, लेकिन जो उसका हेड है वो कहता है मैं तो मोशन नहीं करूंगा, और वो आगे जाता है। आगे जाता है तो वो रॉड में और अंदर फंस जाता है, कस जाता है। समझ गए, फील हो गया ना। तो बिल्कुल ये न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है। और इसी के ऊपर एक आलू और चाकू वाली वीडियो बनाई है मैंने, आप जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के ऊपर इतनी सारी एप्लीकेशन। और अगर आप मुझे बोलो तो मैं 2 घंटा और इसकी एप्लीकेशन के ऊपर बात कर सकता हूँ, इतनी सारी एप्लीकेशन है। लाइक एक बड़ा एग्जाम में सवाल भी आता है कि अगर एक टहनी को ज़ोर ज़ोर से हिलाया जाए, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसका आंसर मन में सोचना। मेरे पास एक टहनी है और मैं टहनी को ज़ोर ज़ोर से हिलाता हूँ, आप सबने बचपन में किया होगा। तो टहनी को जोर जोर से हिलाने पे उसकी पत्तियां और उसके फ्रूट नीचे क्यों गिर जाते हैं या उससे अलग क्यों हो जाते हैं, सोचो। इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखना मत, बस सोचो। तो आई होप आपको आंसर आपने सोचा हो कि जब हम टहनी को हिलाते हैं तो हमने फोर्स किस पे लगाई, टहनी पे।
तो न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के हिसाब से टहनी तो मोशन में आ गई क्योंकि टहनी पे फोर्स लगाई, लेकिन लीव्स और फ्रूट कहते हैं हम पे तो न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है। तो हम तो रेस्ट पे, और हम तो किस पे रहेंगे, रेस्ट पे, हम तो नहीं हिलेंगे। तो वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं और वो अलग हो जाते हैं। अगर वो वीक हैं, उनका स्टॉक, उनका वो जो जहाँ से वो जुड़े होते हैं वो कमज़ोर हो गया है ना, सारे फ्रूट या सारे लीव्स नहीं वहाँ से टूट के गिर जाती हैं। ठीक है, ओके यार, ओके, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब यहीं पे जैसे हमने बात की न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के बारे में, इसी को एक प्रॉपर्टी से भी एक्सप्लेन किया जाता है और वो प्रॉपर्टी है हमारे पास इनर्शिया। इसको एक प्रॉपर्टी से भी एक्सप्लेन किया जाता है और उस प्रॉपर्टी को हम लोग कह देते हैं इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या चीज़ है? तो इनर्शिया, कई लोग इनर्शिया को न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ से कंफ्यूज करते हैं। दोनों एक ही बात कहते हैं, बट इनर्शिया एक प्रॉपर्टी का नाम है और न्यूटन जी का लॉ एक लॉ है। ठीक है ना। इनर्शिया क्या है? अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it resists the change in state of object। हिंदी अनुवाद, हमने अभी आपको बोला कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाओगे उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, यही तो बोला। तो अब ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है, हम ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं और वो प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। यानी अगर मैं बोलूं कि न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा, ठीक है, बट ऐसा क्या है इसके अंदर जो ये नहीं हिल रहा, तो उसका हम नाम, उस प्रॉपर्टी का नाम हमने इनर्शिया दे दिया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। लॉ का नाम तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? इनर्शिया। समझ गए ना आप? यानी मैं ऐसे बोलूँगा, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है। अब मैं इसको दो तरीके से बोल सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ड्यू टू इनर्शिया ये रेस्ट पे रहना चाहेगा। दोनों बातें सेम है। तो आप ये मत समझना कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन्स, कई लोग ऐसा लिखते भी हैं किताबों में भी, बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक लॉ है और इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, आप समझना। ठीक है ना। दोनों का निचोड़ एक ही है, जो चाहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रेस्ट पे रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे, स्ट्रेट लाइन में रहे। बट इनर्शिया एक प्रॉपर्टी का नाम है और लॉ एक लॉ है। और अगर ये एक प्रॉपर्टी है तो ये किसी ना किसी चीज़ पे तो डिपेंड करती होगी। तो ध्यान रखना है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। आई होप आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है। इनर्शिया जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इनर्शिया जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट्स का ज़्यादा होता है और लाइटर ऑब्जेक्ट्स का कम होता है ना। इसका मतलब ये हो गया कि इनर्शिया ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन लाइटर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान दो तो मैंने जो आपको अभी एक्सपेरिमेंट्स दिखाए, उन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में शायद एक ही दिखाया, जो भी दिखाए, हाँ दो दिखाया, अंडे वाला दिखाया और एक आपको ग्लास वाला। तो आप नोटिस करो कि अंडे में हमने ऊपर अंडा लिया और अंडा का मास बहुत ज़्यादा होता है। अंडे का मास ज़्यादा होने की वजह से वो गिरा। अगर मैं अंडे की बजाय मान लो कोई टेबल टेनिस बॉल ले लेता, तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पे टाइम स्टैम्प के साथ कि वो एक्सपेरिमेंट आसान हो जाता या मुश्किल हो जाता? मुश्किल हो जाता। ठीक है, टाइप हो गया होगा। तो आंसर है कि वो मुश्किल हो जाता, क्योंकि टेबल टेनिस बॉल का जो मास है वो काफ़ी कम है और जिसकी वजह से उसका इनर्शिया बहुत कम है, तो वो आसानी से अपने मोशन को चेंज कर सकता है क्योंकि इसका इनर्शिया कम है। लेकिन वहीं पे अंडे का मास ज़्यादा है। ऐसे ही बिल्कुल हमने ग्लास जो लिया, आपने नोटिस किया हो, उसमें पानी डाला। स्टील वाले में भले आपको ना दिखाओ लेकिन उसमें भी पानी था, और कांच वाले ग्लास के अंदर भी हमने पानी डाला, क्योंकि पानी डालने से इनर्शिया बढ़ जाता है और एक्सपेरिमेंट और ईजी हो जाता है। वहीं पे सोचो अगर मैं एक प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास या पेपर के डिस्पोजेबल ग्लास से करता, उसमें कोई पानी वानी ना डालता, तो वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो इनर्शिया इन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक और आखिरी चीज़ इनर्शिया के बारे में, और वो क्या है, उसके बाद हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ख़त्म हो जाएगा और फिर हम सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनर्शिया के तीन टाइप्स होते हैं। इनकी परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है।
इनर्शिया 3 टाइप का होता है। अच्छा, एनसीईआरटी में कुछ सवाल हैं कि एक 5 रुपये का सिक्का है और एक 1 रुपये का सिक्का है, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो आंसर है 5 रुपये का। एक बॉल है प्लास्टिक की और एक है पत्थर का स्टोन, दोनों का साइज सेम है, तो बताओ किसका इनर्शिया ज़्यादा है? एनसीईआरटी के एग्जैक्ट सवाल बता रहा हूँ। एक साइकिल है और एक ट्रेन है, किसका इनर्शिया ज़्यादा? तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेन का, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। इनर्शिया 3 टाइप का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा क्योंकि उसके पास इनर्शिया है, लेकिन उस इनर्शिया को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कह देते हैं बस। ऐसे ही हमारे पास आता है इनर्शिया ऑफ, आप समझ ही गए होंगे, मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस में रहना चाहेगा? मोशन में। और लास्ट आता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो चाहता है कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहे। जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हो और एकदम से उसको टर्न करते हो तो हमारी बॉडी एक तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहना चाहेंगे, क्योंकि हम मुड़ गए तो हमारी बॉडी एक तरफ बेंड हो जाती है। तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। और अगर आप लॉ बोलो तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ खत्म होता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप एक बारी जो भी आप नोट साथ साथ अगर बना रहे हो तो आप एक बारी न्यूटन सेकेंड लॉ यानी मोमेंटम की तरफ जाने से पहले एक बार न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रिवाइज कर लो, तभी आप छलांग मारना न्यूटन सेकेंड लॉ पे। देखो, वन शॉट का मतलब तो वन शॉट है, हमने आपको दे दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब एक बारी में ही देखो बिना कुछ सोचे समझे, है ना। उसको भी हिस्सों में देखना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट लॉ बिल्कुल अंदर बस गया, आपके समझ में आ गया, तो ही आप सेकेंड लॉ की तरफ जाना। अब सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले हमें बात करनी होगी एक कंसेप्ट के बारे में, बहुत ही प्यारा छोटा सा कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है जी। अब मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको पढ़ना होगा क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ में मोमेंटम का कहीं ना कहीं जिक्र होता है। मोमेंटम है क्या? इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकली करें तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये यहाँ पे मोमेंटम की जो हमने डेफिनेशन लिखी है ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, और आपको भी एग्जाम में यही लिखनी होगी कि मास और वेलोसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखूँगा, बट अगर मैं यहाँ से इस पहली वाली परिभाषा से मोमेंटम के बारे में जानूँ तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास। मास का मतलब आई होप आपको पता होगा, है ना। वेट अलग होता है, मास अलग होता है। मास को केजी में नापते हैं। जो हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं वो जो हमें देता है वो वैसे तो मास होता है, बट हम ग्रेविटेशन चैप्टर में जाके पढ़ेंगे वो नापता है एक्चुअली वेट है। बट ठीक है, मास इनटू में वेलोसिटी तो आप सब जानते हैं। मोमेंटम को हम लोग शो करते हैं स्मॉल p से, मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए v। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है m इंटू वी। मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है m इंटू वी। अब मोमेंटम की अगर मैं आपसे SI यूनिट पूछूं, चलो ऐसा करो जल्दी से टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन पे SI यूनिट ऑफ मोमेंटम लिख के बताओ। बहुत आसान है, मास की SI यूनिट और वेलोसिटी की SI यूनिट को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, तो मोमेंटम की SI यूनिट आ जाएगी। जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, खटाक से कर दो। कर दिया? बहुत बढ़िया। मास की SI यूनिट क्या होती है भाई? केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या आ गई? केजी मीटर पर सेकंड। एंड नॉलेज के लिए बता दूं, वह ज़्यादा ये काम नहीं आएगा आपकी 9th क्लास में, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन होती है और इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन सेम होती है। जहाँ ऑब्जेक्ट दौड़ रहा होता है मोमेंटम वहीं पे ही होता है। ठीक है, नॉलेज के लिए 9th में जहाँ तक मुझे लगता है मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका इस्तेमाल कहीं नहीं होगा। पूछ सकते हैं आपसे कि ये स्केलर है वेक्टर है, बट ये इस्तेमाल कहीं नहीं होगा इसका वेक्टर फॉर्म। तो ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम की SI यूनिट केजी मीटर पर सेकंड है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो और अगर इनके उसको पूछ ले इसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन इज सेम एज वेलोसिटी। जहाँ वेलोसिटी होगी, जहाँ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, वहीं इसकी डायरेक्शन भी होगी। बट सर आपने भी कहा था कि मोमेंटम की एक और परिभाषा है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन है, तो इससे कुछ समझ में थोड़ी ना आता है। ये तो एक मैथ्स हो गया, ठीक है, मैंने मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोमेंटम आ गया, बट इससे साबित क्या हुआ? हम क्या सीखे कि मोमेंटम है क्या?
तो देखा जाए तो हम सीखे तो कुछ भी नहीं कि मोमेंटम क्या चीज़ है। तो इसके लिए दूसरी परिभाषा आती है और वो आता है कि मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी which measures impact of collision। मोमेंटम जो है वो कोलिजन के इम्पैक्ट को नापता है ना। कई किताबें इसको इनर्शिया ऑफ मोशन भी कहती हैं, बट अभी हम 9th में उतना हम नहीं समझ पाएंगे और ना ही समझना है इसको। दो बहुत आसान एग्जाम में, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये वाली परिभाषा ही लिख के आओगे क्योंकि मार्क्स आपको इसी के मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर मुझे समझना हो कि मोमेंटम क्या है, जैसे आगे जाके फोर्स का फॉर्मूला आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा सेकंड लॉ के बाद, बट मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स की परिभाषा थोड़ी ना है। फोर्स एक्चुअली में क्या है, पुश और पुल। ऐसे ही मास इनटू वेलोसिटी भले ही मोमेंटम का फॉर्मूला है, बट ये इसकी परिभाषा कैसे हो सकती है। ये तो ये बता रहे हैं कि मोमेंटम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट वैसे अगर मुझे समझना हो न्यूमेरिकली नहीं, कंसेप्चुअली कि मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम है इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट टकराता है तो कितना इम्पैक्ट पैदा करता है, इसको हम मोमेंटम से नाप सकते हैं। आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पे ना आपसे दो एग्जांपल पूछूंगा, आप समझ जाओगे। पहला एग्जांपल, एक प्लास्टिक की बॉल है और एक लेदर की बॉल है, दोनों सेम वेलोसिटी से जाके दीवार पर टकराते हैं, तो कौन ज़्यादा इम्पैक्ट पैदा करेगी। तो हम सब जानते हैं लेदर की बॉल, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। अच्छा, अब दो लेदर की बॉल हैं जो दोनों सेम मास की हैं और दीवार पर जाके टकराती हैं, लेकिन इस बार वो जाके टकराती हैं, एक टकराती है 5 मीटर पर सेकंड से और एक जाके टकराती है 20 मीटर पर सेकंड से। तो कौन ज़्यादा इम्पैक्ट, कौन ज़्यादा गड्ढा, कौन ज़्यादा दीवार को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो आंसर है 20। इसका मतलब है जो कोलिजन का इम्पैक्ट है वो मास के साथ साथ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। इसलिए मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, देखा जाए तो वो एक कोलिजन के इम्पैक्ट को बताता है, इसलिए उसको हमने इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन भी बोला है। ऑल दो काम तो आपके यही आएगा फिलहाल न्यूमेरिकली कि ये मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब मोमेंटम के ऊपर कुछ 2-3 न्यूमेरिकल हम लोग लेके आए हैं ताकि हम इसको समझ पाएँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि एक छोटी सी बुलेट, अब एक गन से निकली हुई बुलेट का मास कितना होता होगा, 20 ग्राम, 50 ग्राम, हद से ज़्यादा 100 ग्राम। इतनी छोटी सी बुलेट जिसका मास इतना कम है, वो कैसे एक इंसान की जान ले लेती है। तो आंसर आपको सबको पता है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देखो आप सबको इतना तो पता है कि बुलेट की जो ताकत है वो उसके मास में नहीं छुपी हुई है, उसकी वेलोसिटी में छुपी हुई है। वो इतनी तेजी से गन से निकलती है कि वो इंसान की जान लेती है। बट इसको हम थोड़े पढ़े लिखे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, तो आंसर है मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है। और मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू में वेलोसिटी भी है। भले उसका मास बहुत कम होता है, लेकिन वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पैदा करता है हमारी बॉडी पे कि हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है, ब्लीडिंग करता है और जान ले लेता है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज़ वेरी हाई and hence its momentum is large in spite of smaller mass। छोटे मास होने के बावजूद भी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है और वो जान ले लेता है, ठीक है जी। अब बहुत इजी दो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं अगेन, बस मोमेंटम को समझने के लिए दो बहुत इजी न्यूमेरिकल। एक बुलेट है जिसका मास आपको 25 ग्राम्स दे रखा है और वो बुलेट आपने हाथ से ही फेंकी होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी सिर्फ 0.1 मीटर पर सेकेंड है। तो साफ दिख रहा है कि आपने उसको हाथ से ही फेंका है। अब हाथ से फेंकी हुई बुलेट का अगर मुझे मोमेंटम निकालना हो तो वो बहुत कम आएगा बिकॉज वेलोसिटी बहुत कम है। बट इससे पहले मास जो है उसको ग्राम से मुझे केजी में कन्वर्ट करना होगा, 0.025 केजी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से अगर मैं मोमेंटम निकालता हूँ तो मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी।
मास मेरे पास 0.025 है और वेलोसिटी मेरे पास 0.1 है, तो ये 0.10 और ऐड हो जाएगा 25, जिसको आई होप आपको पता हो साइंटिफिक नोटेशन 1 2 3, यानी 2.5 इंटू में 10⁻³ अब यूनिट पे ध्यान देना है, मोमेंटम की यूनिट है kg मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि जो मोमेंटम आया वो बहुत ही कम आया है। अब इसके मोमेंटम के बहुत कम आने के पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि इसका जो मास है वो भी बहुत कम है और इसकी वेलोसिटी भी बहुत कम है। अगर यहीं पे वेलोसिटी 1000 होती या 100 होती तो ये वैल्यू बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, है ना। ठीक है, तो ऐसा है, अगर मैं बुलेट को हाथ से फेंक के मारूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। ठीक है ना। चलो ऐसा करो, आपको मैं टाइम देता हूँ, ये सवाल जल्दी से निपटा दो, जल्दी करो। मैं टाइम नहीं दे रहा वरना वीडियो की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करो, ईमानदारी की बात है। कमेंट सेक्शन पे टाइम स्टैम्प के साथ आंसर लिखो और फिर हम मैच करेंगे कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। डन, आई होप आपका हो गया है, तभी आपने वीडियो को प्ले किया है। तो एक लॉरी है जिसका मास 4000 किलो है और उसके अंदर जो गुड्स हैं उसका मास 20,000 किलो है। बेटा स्टेटमेंट से ना भागते हैं हम लोग, MCQ है तो अलग बात है, बट अगर सब्जेक्टिव सवाल है कभी भी स्टेटमेंट से भागो मत, ठीक है ना। तो मास ऑफ लॉरी यानी जो ट्रक है उसका जो मास है वो 4000 किलो है और वहीं पे जो उसके अंदर हमने सामान भरा हुआ है मास ऑफ गुड्स वो इसके अंदर हमने 20,000 किलो का भरा हुआ है। अब क्योंकि सामान ट्रक के अंदर है, लॉरी के अंदर है, तो दोनों एक सर्टेन वेलोसिटी से जा रहे होंगे, तो दोनों को अब हम कंबाइन करके एक सिंगल बॉडी मान सकते हैं, यानी कि जो टोटल मास है जिसको मैं m बोल देता हूँ वो 20,000 प्लस में 4,000 यानी कि 24,000 किलो आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल मास आ जाएगा। ठीक है, अब जो लॉरी है वो चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अब मुझे मोमेंटम निकालने को बोला गया है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब मास हमारे पास है 24,000 और वेलोसिटी वहीं पे हमारे पास है 2, तो टोटल आंसर कितना आ गया 48,000 न्यूटन। टोटल आंसर हमारे पास आ गया, ओहो सॉरी न्यूटन कह रहा हूँ, माय बैड, मेरे दिमाग में फोर्स चल रहा था। 48,000 kg मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास टोटल मोमेंटम जो है वो आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी NCERT में है, वो भी हम कर लेंगे, पहले एक बार चैप्टर खत्म हो जाए। बट यहाँ पे 2 सवाल कराए ताकि आप समझें कि मोमेंटम है क्या। ये ऑब्जेक्ट की मास को और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो क्या उसका मोमेंटम 0 होगा, या अगर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 0 है तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी का भी मोमेंटम अगर 0 है तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो। अगर उसकी वेलोसिटी ही 0 नहीं है तो उसका मोमेंटम भी 0 नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर किसी की वेलोसिटी ही 0 है तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है, तो मोमेंटम भी 0 हो जाए, क्योंकि मास कभी 0 नहीं हो सकता, आप समझना। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, लास्ट अगर मैं मोमेंटम के बारे में एक पॉइंट लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। ये सारे कीमती पॉइंट्स हैं जो आपके MCQ एजर्शन रीजन में हेल्प करेंगे कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन मोमेंटम जो है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हमारा जो मोमेंटम है वो भी 0 हो जाएगा। समझ गए, बोलो। तो यहाँ पे हमारे पास बारी आती है अब न्यूटन जी के सेकंड लॉ के बारे में कि सेकंड लॉ क्या कहता है। अब अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि यार मान लो आपके पास एक कार है, ठीक है। न्यूटन जी के सेकंड लॉ को समझने से पहले एक डिस्कशन कर लेते हैं। मान लेते हैं मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि आपके पास एक गाड़ी है। अब एक गाड़ी की अगर आपको मोमेंटम को बढ़ाना है, देखो मोमेंटम आप याद रखें मास इनटू वेलोसिटी है और मास हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मुझे उसके मोमेंटम को बढ़ाना है
तो मुझे क्या करना होगा? तो आंसर है मुझे फोर्स अप्लाई करनी होगी। तो अगर मुझे मोमेंटम को बढ़ाना है तो मुझे क्या अप्लाई करनी होगी? फोर्स। और आप शायद इस बात से भी सहमत होंगे कि जितनी ज़्यादा फोर्स मैं अप्लाई करूँगा, जितनी ज़्यादा फोर्स मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाऊंगा, उतना ही ज़्यादा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। इस बात से सहमत हो? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते, वहीं पे अगर मैं उसके ऊपर 20 न्यूटन लगाऊंगा तो वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, 30 न्यूटन लगाऊंगा तो वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो जितनी ज़्यादा मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊंगा उसकी वेलोसिटी उतनी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मोमेंटम भी चेंज होगा। और ध्यान रखें, ज़्यादा तो मोमेंटम चेंज होगा ही होगा, साथ ही साथ जल्दी भी तो होगा। अगर मेरे पास दो सेम गाड़ियां हैं, मैं एक पे 50 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ और एक पे 500, तो जिसमें मैं 500 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा उसका मोमेंटम ज़्यादा भी चेंज होगा और जल्दी भी चेंज होगा, है ना। जैसे कार है, एक कार का इंजन कम ताकतवर है, एक कार का इंजन ज़्यादा ताकतवर है, तो ज़्यादा ताकतवर इंजन गाड़ी पे ऑटोमेटिकली ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अब अगर वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो उसकी ज़्यादा वेलोसिटी भी चेंज होगी और जल्दी भी होगी, वो गाड़ी जल्दी भी अपनी स्पीड पकड़ेगी और ज़्यादा भी पकड़ेगी। तो इसीलिए न्यूटन जी का सेकंड लॉ भी देखा जाए तो यही कहता है। न्यूटन जी का सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिर्फ मोमेंटम चेंज से मतलब नहीं है, कम से कम टाइम में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपका मोमेंटम चेंज होगा। तो अगर मैं इस लॉ की बात करूं तो ये लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब आप सबको पता है डिवाइड बाय टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी जितनी ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा सिर्फ चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम भी होगा। यानी मोमेंटम ही सिर्फ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, कम से कम समय में, रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, कम से कम, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हमने मोशन चैप्टर में एक्सेलरेशन बोला, ऐसे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स होगा। तो ये हमारा देखा जाए तो न्यूटन जी का सेकेंड लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होगा, यानी उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा और कम से कम टाइम में। अच्छा, इसका रिवर्स भी है। अगर आप किसी बॉडी का मोमेंटम का रेट ज़्यादा कर रहे हो चेंज, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ये ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, और अगर ये कम है तो फोर्स भी कम लगेगी। इसके मैं भी आपको कुछ एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। चलो ऐसा करते हैं, पहले एग्जांपल्स पे ही आते हैं, उसके बाद इसकी डेरिवेशन यहाँ पे कुछ करेंगे। पहले इसके सीधा एग्जांपल्स पे आते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हम इसके क्या क्या एप्लीकेशंस जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ ही इकलौता लॉ है जिसकी एप्लीकेशंस हमारे पास देखा जाए तो 3-4 ही हैं, क्योंकि अगर मैं और दूंगा तो वो बहुत सिमिलर सी ही होंगी। मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी सिमिलैरिटी है और वो है कैचिंग अ बॉल। अब कैचिंग अ बॉल का क्या मतलब है आओ ज़रा समझें। आपने देखा होगा जब एक विकेट कीपर, क्रिकेट सभी ने देखा है, चाहे आप उन क्रिकेट के फ़ैन हो चाहे ना हो, लेकिन सब लोग एक इंसान को जानते हैं और वो है महेंद्र सिंह धोनी। मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ लेकिन मैं उनके बारे में बहुत जानता हूँ। सभी, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई बंदा होगा जिसको सोच समझ है जो 10-12 साल से ऊपर का है और वो महेंद्र सिंह धोनी जी को ना जानता हो, चाहे वो क्रिकेट देखता हो चाहे ना देखता हो। मतलब किसी को क्रिकेट से नफरत भी है तो उस इंसान से नफरत नहीं हो सकती है। बट ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जी हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर, काफ़ी बेहतर विकेट कीपर, आपको पता है। कोई भी विकेट कीपर हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी जी हो चाहे कोई भी हो, जब वो बॉल को कैच कर रहे होते हैं, आपने नोटिस किया होगा खासकर फास्ट बॉल्स को, तो अपना हाथ ऐसे करके पीछे ले जाते हैं ना। अब ऐसा क्यों है? देखो, अगर वो अपने हाथ को ऐसे रखेंगे और बॉल को एकदम से कैच कर लेंगे तो एकदम से वो बॉल की वेलोसिटी को चेंज करेंगे, मोमेंटम को चेंज करेंगे। और अगर मोमेंटम एकदम से चेंज हो गया, मोमेंटम एकदम से डिक्रीज हो गया, तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपने मोमेंटम कम करना है या ज़्यादा करना है, ये टॉपिक नहीं है। चेंज करना है मोमेंटम, कम करने को भी चेंज करना ही बोलते हैं और ज़्यादा करने को भी चेंज करना ही बोलते हैं। तो जैसे ही बॉल हाथ में आएगी और मोमेंटम एकदम से चेंज हो जाएगा, टाइम बहुत कम होगा, तो कम से कम टाइम में आपका मोमेंटम बहुत चेंज होगा, तो हाथ पे फोर्स बहुत लगेगी। लेकिन अगर कोई क्रिकेटर, कोई विकेट कीपर, फील्डर अपने हाथ को ऐसे पीछे ले जाता है
तो मोमेंटम एकदम से चेंज नहीं होता है, मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होता है। पहले अगर वो 0.1 सेकंड में चेंज हो गया था, अब वही 0.2 0.3 सेकंड में चेंज होगा, जिसका मतलब है टाइम बढ़ जाएगा। और टाइम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स हाथ पे कम लगेगी। ठीक है, मैं इसका चाहे आपको रीजन बोल के लिखवा देता हूँ, आपको कहीं पर लिखना हो तो लिख लो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, according to Newton's second law, if a wicket keeper or a fielder catches a ball, then he or she moves hand in backward direction, by which time increases and hence rate of change of momentum decreases. Time increases and hence rate of change of momentum decreases, due to which less amount of force is applied on the hands. ठीक है, ऐसे ही सेकेंड और अगेन मिलता जुलता है, और वो है कि कुशन्स और सैंड इज प्रोवाइडेड टू हाई और लॉन्ग जंपर्स। अब इस वाली एप्लीकेशन में बहुत सारी और एप्लीकेशंस जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। लाइक सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। जब कोई हाई जंप या लॉन्ग जंप करता है तो वो मार्बल के फ्लोर पे नहीं गिरता है, नीचे गद्दे पे या मिट्टी पे गिरता है। सेम साइंस ट्रैम्पोलिन के लिए भी है। सेम साइंस वो जो शादियों में झूले होते हैं मिक्की माउस वाले, जिसमें बच्चे हवा भर के कूदते हैं, तो ये सारी चीज़ों की पढ़ाई एक ही है। या फायर फाइटर जब ऊपर से लोगों को फेंकते हैं, जब आग लग जाती है बिल्डिंग में, नीचे गद्दे वद्दे होते हैं, सबकी साइंस सेम है क्या। सोचो एक हाई जंप या लॉन्ग जंप करने वाला सीधा मार्बल के फ्लोर पे कूदेगा तो क्या होगा। हमें सबको पता है कि चोट ज़्यादा लगेगी, बट क्यों? जैसे आप मार्बल के फ्लोर पे गिरोगे, आप मार्बल के फ्लोर पे जैसे ही गिरोगे, क्योंकि वो सॉलिड है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, जैसे ही गिरोगे आपका मोमेंटम एकदम से चेंज होगा और फोर्स बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं पे अगर आप गद्दे पे गिरे या मिट्टी पे गिरे, तो आप जब गद्दे पे गिरोगे तो धीरे धीरे अंदर जाओगे। पहले अगर गिरते ही 0.1 सेकंड में आपका मोमेंटम चेंज हुआ था, तो आप गद्दे पे गिर के 0.2 और 0.3 सेकंड्स में आपका मोमेंटम चेंज होगा, जिससे कि टाइम बढ़ जाएगा और अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा और फोर्स कम हो जाएगी। तो इसका भी आंसर, और सेम बाकी सब में भी सेम आंसर है। तो लिखेंगे whenever an athlete jumps on a cushion, let's say whenever an athlete jumps on a cushion, then the momentum of the athlete changes, then the momentum of the athlete changes in more time, and according to Newton's first law, due to decrease in rate of change of momentum, force on the athlete decreases, जिससे कि इंजरी वगैरह से प्रिवेंट होते हैं। ठीक है, मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज वगैरह करके इसको लिख सकते हो। इसके बाद थर्ड की अगर बात करें तो आंसर है अगेन सीट बेल्ट। अब आप कहोगे कि सर सीट बेल्ट तो हमारा न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ था, सीट बेल्ट हमें अभी आज ही हमने पढ़ा न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ में, और सीट बेल्ट भी उसकी एक एप्लीकेशन थी कि यार सीट बेल्ट में क्या होता है, वो हमें आगे आने से रोकता है। बट सच बोलूँ तो सीट बेल्ट इस तरीके से डिज़ाइंड होती है कि आपको वो थोड़ा सा पहले आगे लेके आती है, फिर वो आपको रोकती है। कोई भी गाड़ी में, खासकर आज की जो भी गाड़ियां हैं उनमें कहीं पे भी आपको सीट बेल्ट ऐसी नहीं मिलेगी कि एक्सीडेंट हुआ और आप वहीं के वहीं रुक गए। अगर आप वहीं रुक गए तो बहुत खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि आपका मोमेंटम एकदम से चेंज हो जाएगा। और वो सीट बेल्ट आपकी रिप की हड्डियों पे इतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगी कि उनमें फ्रैक्चर हो सकता है। और ऐसे कुछ केसेस भी सुनने को आए जहाँ पे उनकी सीट बेल्ट अटक जाती है एंड ऑल। बट जनरली क्या होता है, सीट बेल्ट आपको थोड़ा सा आगे लेके आती है, फिर वो रोकती है। आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी में बैठ के सीट बेल्ट लगा के एकदम से जो है वो आगे आने की कोशिश करना। तो आप क्या देखोगे कि थोड़ा सा गाड़ी में बैठे बैठे करना, भाई चलती गाड़ी में मत करना प्लीज़। गाड़ी में बैठे बैठे सीट बेल्ट लगाना और पहले धीरे धीरे आगे आना, धीरे धीरे आगे आना, धीरे धीरे आगे आना, कुछ भी नहीं होगा। फिर एकदम से आना, तो थोड़ा सा पहले आप आगे आओगे, फिर उसका एक ऐसा मैकेनिज्म है कि वो लॉक हो जाएगी और आपको वो रोक देगी, लेकिन थोड़ा सा पहले आगे आने देगी। इससे टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा और न्यूटन जी के सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स कम हो जाएगी। लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, according to Newton's second law, seat belt initially allows a person to move forward a bit
then gradually stops a person, then gradually stops a person by which rate of change of momentum decreases, and hence according to Newton's second law force decreases, and hence according to Newton's second law force decreases। समझ गए? ठीक है। अब अगर हम न्यूटन जी के सेकेंड लॉ को थोड़ा सा और समझें तो, और इसी से एक नया फॉर्मूला डिराइव करें, तो वो क्या है? फोर्स की जगह तो मैं एफ लिख रहा हूँ, अब चेंज इन मोमेंटम की जगह मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम, ये डेरिवेशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। अब फाइनल मोमेंटम होगा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हम टाइम को कॉमन ले सकते हैं, ओह सॉरी मास को कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी मास है और इसमें भी मास है, तो मास को क्या लिया जा सकता है? कॉमन। तो यहाँ से मेरे पास फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं मास कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा मेरे पास v माइनस यू अपॉन में टी। आई होप आप इसको जानते हो, v माइनस यू अपॉन टी हमारा एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी है, तो मैंने v माइनस यू अपॉन टी की जगह a रख दिया। अब मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको बहुत जगह काम आएगा, खासकर अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट बनने वाले हो फ्यूचर में, तो ये आपको बहुत जगह काम आने वाला है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैथ्स के हिसाब से जब भी हमें प्रपोर्शनल का साइन हटाना होता है और उसकी जगह पे कोई इक्वल का साइन लगाना होता है, तो हमें कुछ कांस्टेंट लगाना होता है, क्योंकि प्रपोर्शनल का मतलब है कि वो इसके प्रपोर्शनल है, बट हो सकता है कोई कांस्टेंट आए, कोई 2 आए, 3 आए, 4 आए, 7 आए, 5/2 आए, कोई भी एक कांस्टेंट आ सकता है, और उस कांस्टेंट को हम लोग के बोलते हैं, के, ठीक है ना। आगे जाके आप देखोगे कि किसी फॉर्मूले में इसकी वैल्यू 3/2 हो जाएगी, किसी फॉर्मूले में इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 या 1.6 इंटू में 10⁻19, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। और कई जगहों पर इसकी वैल्यू बहुत सिंपल, यानी कि हाफ, 3/2, 5, 2, 7 ऐसे भी हो सकती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे इस केस में जब न्यूटन जी ने इसको कैलकुलेट किया तो क्या देखा कि जो के की वैल्यू है वो लगभग 1 आई। बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी कि न्यूटन जी ने जब इस k इज इक्वल टू सॉरी, जब k इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व किया तो क्या देखा गया, ओ जब इस फॉर्मूले को सॉल्व किया गया, ये कैसे करते हैं, ये अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आप 9th क्लास में हो, जब आप 11th में आओगे तो आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया दिया जाएगा, और 12th में आप भी बिल्कुल सीख जाओगे कि किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी आप उससे बिल्कुल ध्यान हटा दो। बट क्या देखा गया, ये तुक्के की बात है, देखो यार आपकी बदकिस्मती है कि आपके जीवन में पहली बार ये कंसेप्ट आया कि प्रपोर्शनल का साइन हटा के हम के लगा रहे हैं, इक्वल लगा के, और वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई, तो आप कहोगे यार ये क्या अजीब बात हुई, जब 1 ही आना था तो लगाया क्यों? ऐसा नहीं होता है, हर बार 1 नहीं आता है, किसी और इस फॉर्मूले में तो हमेशा 1 आ रहा है, बट किसी और फॉर्मूले में इसकी कोई और वैल्यू भी आ सकती है, ध्यान सुनना। तो इसीलिए अभी फिलहाल 1 आया, अब अगर ये 1 ही आया है तो 1 का मतलब तो है ही नहीं कुछ, तो इसको हम हटा सकते हैं। अब बच्चों इसी से मुबारक को हमारे पास फोर्स का एक नया फॉर्मूला आता है, और नया क्या आता है एक्चुअली, फोर्स का हमारे पास पहला फॉर्मूला आता है। आज तक हम लोग 7th 8th से आई गेस फोर्स के बारे में बहुत सारी पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे पास फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं आया था कि फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। तो हमारे पास आज फोर्स का फॉर्मूला आ गया विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है लेकिन फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन आ चुका है, तो यहाँ से फोर्स के बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, लाइक इसकी SI यूनिट। अब मास की SI यूनिट होती है kg और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी एक यूनिट तो हो गई kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आप सब जानते हैं, ये हमने आपको आज ही बताया भी है कि फोर्स को एक और यूनिट में नापा जाता है विच इज़ न्यूटन, और दुनिया जानती है कि ये किसके नाम पे है। और आई होप आपको पता हो, जब भी कोई यूनिट किसी के नाम पे रखी जाती है तो उसका जो सिंबल होता है वो हमेशा कैपिटल
अगर वो 2 सिंबल से बना है तो एक कैपिटल होगा और अगला स्मॉल, लेकिन अगर वो एक ही से अल्फ़ाबेट से बना है तो वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे न्यूटन का एन तो कैपिटल होता है, लेकिन मीटर का एम कैपिटल नहीं होता, क्योंकि मीटर किसी का नाम से नहीं लिया गया है, सेकंड किसी के नाम से नहीं लिया गया है, किलोग्राम में जो ग्राम है वो किसी के नाम से नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जूल आगे जाके आएगा, वो किसी का नाम है तो कैपिटल जे। प्रेशर की यूनिट पास्कल आएगी किसी के सरनेम है तो कैपिटल पी। जूल भी सरनेम है, न्यूटन भी सरनेम है, जनरली सरनेम के नाम पे रखी जाती है। निकोला टेस्ला जी के नाम पे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट रखी गई टेस्ला, जो कि कैपिटल टी होता है। तो जो भी किसी के नाम पे रखा जाता है वो हमेशा कैप्स में होता है, ठीक है ना। तो ये न्यूटन जी का फॉर्मूला, हम न्यूटन जी का फॉर्मूला कह रहा हूँ, ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल टू ma, यानी कि मास इंटू में क्या आ गया, एक्सेलरेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला आ गया, तो क्या ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन आया है, तो अगर मैं मास को बढ़ाऊंगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और ऐसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन को बढ़ाऊंगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लाई में है। तो कोई भी एक चीज़ बढ़ाऊंगा तो फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं मास को कम कर दूंगा तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, और अगर मैं एक्सेलरेशन को कम कर दूंगा तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी। फिर बहुत सारे किताबों में 1 न्यूटन की परिभाषा जो है वो पूछ लेते हैं। पहली बात तो न्यूटन जी का सेकंड लॉ को हमने प्रोडक्ट, अब न्यूटन जी के सेकंड लॉ की हमारे पास एक परिभाषा तो थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लेकिन क्योंकि हमने अभी अभी फोर्स का एक नया फॉर्मूला पढ़ा है, विच इज मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो हमारे पास अगर मास गिवन हो और साथ ही साथ अगर हमारे पास क्या गिवन हो, एक्सेलरेशन, और मैं उसका प्रोडक्ट कर दूं तो उससे भी फोर्स आ जाएगा। ये भी हम न्यूटन जी के सेकंड लॉ में लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा ये परिभाषा कि मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो उससे फोर्स आता है, ये आप एग्जाम में मत लिख के आना, नॉट इन एग्जाम। एग्जाम में ये परिभाषा नहीं चलेगी, एग्जाम में वही परिभाषा चलेगी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यही परिभाषा चलेगी। इससे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया और वो फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma आया, इसलिए हमने कहा कि इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। ठीक है जी, ऐसा यूनिट तो हमने पढ़ लिया। अब बहुत बार किताबों में या एग्जाम में आपको एक सवाल मिल जाएगा, डिफाइन 1 न्यूटन, और आगे जाके आपको ये बहुत जगह मिलेगा, डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 पास्कल, ऐसे ऐसे करके बहुत जगह मिलेगा। तो 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करें, देखो ध्यान से। क्या ऐसा कहना ठीक है कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन है? अगर मास 1 किलो आता है और 1 किलो के मास के बॉडी का एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि फोर्स जो है वो 1 न्यूटन आ जाएगी? बिल्कुल। तो अगर मुझे 1 न्यूटन को डिफाइन करना हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि व्हेन मास ऑफ 1 kg is moving with acceleration of 1 meter per second square, then force on body is 1 न्यूटन। फोर्स ऑन बॉडी इज 1 न्यूटन। यानी अगर हमारे पास 1 किलो का मास है और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ रहा है, तो वो जो फोर्स पैदा करेगा या जो इसकी फोर्स होगी वो 1 न्यूटन होगी। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। और ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, एप्लीकेशन। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा सवाल आ रहा है, अभी मैंने जो आपको पीछे लिखवाया था कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी और एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, ऐसे अगर मास कम होगा तो फोर्स कम होगी और एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स भी कम होगी। उसी के ऊपर ये सवाल है। पहला मैं करता हूँ, दूसरा आप करोगे, फिर मैच करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम मास को डबल कर दें, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में क्या है, एक्सेलरेशन। तो अगर आप नए वाले मास को, जिसको मैं m डैश या m प्राइम कह रहा हूँ, पुराने वाले से डबल कर दोगे, अगर मास डबल हो जाएगा तो फिर जो नई वाली फोर्स है वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप कोई भी एक चीज़ डबल करते हो तो फोर्स भी डबल हो जाती है, सिंपल है, ठीक है।
अब इसी का बी पार्ट जल्दी से आप लोग करो। इसका आंसर मतलब ये देखो करने की भी खैर ज़रूरत नहीं है, जल्दी से मैं पानी पीता हूँ जब तक। आप लोग कमेंट सेक्शन पे खटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर दे दो। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दो टाइम स्टैम्प के साथ। जब तक आप इसका आंसर डाल रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ना पेज ऐड कर रहा हूँ पीपीटी में, वो पेज ऐड नहीं हुए हैं एक्चुअली, ठीक है। तो मैं इसके पेज ऐड कर रहा हूँ, जब तक आप कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर जो है वो जल्दी जल्दी लिख दो। ओ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। हाँ यार, बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पे ये पूछ रहे थे मुझसे कि सर आपकी सर्जरी कैसी हुई। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो सर्जरी है वो बिल्कुल ठीक हुई, बढ़िया हुई, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। अरे पीपीटी कहाँ गई भाई? अरे 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 अरे, हाँ, बस सर्जरी के बाद कुछ दिन के लिए रेस्ट बोला गया था, वो अब फ़िलहाल थोड़ा ठीक है। तो बट मैं फिर भी बहुत धीरे बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं माइक के डेसिबल मैंने बढ़ा रखे हैं बस, तो पता नहीं चल रहा हो, पता नहीं आपको, और लेकिन थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी, पक्का आ रही होगी। बट वैसे मैं काफ़ी बेहतर हूँ अब, खुद से ही फील हो रहा है। तो यार थैंक यू सो मच। जब सर्जरी हुई थी तो बहुत सारे बच्चों के, क्लास तो मुझे पता नहीं, मैं यहाँ पे 9th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मैं हर क्लास को ही थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मतलब इतने तो रिश्तेदारों की मेरे पास क्या हो रहा है ये, इतने तो मेरे पास रिश्तेदारों की वो नहीं आई थी यार, जितनी आप लोगों ने जो है वो विशेस भेजी, और मैं फाइनली ठीक हो पाया। इसके लिए थैंक यू सो मच। जब तक मैं पीपीटी अरेंज कर रहा था सोचा यार मैं आप लोगों को थैंक यू बोल दूं, और आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिख दिया होगा, ठीक है। अरे खुल जा भाई, ठीक है। आप तो हमारी पीपीटी भी तैयार हो गई है, हमने कुछ पेजेस ऐड कर दिए हैं उसमें। आई गेस दिस वन इज दी न्यू वाली पीपीटी, ओके, कन्वर्ट नाउ। चलिए, तो आई होप आपने लिखा है कि जब हमने उसका एक्स, क्योंकि अगला जो सवाल था वो एक्सेलरेशन के ऊपर था, तो जब हमने उसका एक्सेलरेशन हाफ किया, जब हमने उसका एक्सेलरेशन हाफ किया होगा तो उसकी फोर्स भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि अगेन एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, और अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स कम होगी, है ना। तो आई होप आपने लिखा हो कि फोर्स भी हाफ हो जाएगी। अगेन हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं नया वाला एक्सेलरेशन पुराने वाले से आधा कर देता हूँ, अगर मैं नया वाला एक्सेलरेशन पुराने वाले एक्सेलरेशन से आधा कर देता हूँ, तो जो मेरी नई वाली फोर्स है वो भी मेरे पुराने वाले फोर्स के हाफ जो है वो हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, डन है। चलो यार, चैप्टर को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और बात करते हैं न्यूटन जी के थर्ड लॉ के बारे में। मेरे हिसाब से न्यूटन्स थर्ड लॉ सबसे इजी लॉ है। वैसे बताऊं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के बाद हमारे पास एक टॉपिक भी आता था जिसको हम लोग बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अच्छा, एक बात और, इस चैप्टर में आपको सबको पता है फिजिक्स का चैप्टर है, तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, तो ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आएंगे। मतलब मुझे लगता है अगर इसके ऊपर एग्ज़ाम में लास्ट ईयर में 100 बार सवाल आए हैं तो 50 से ज़्यादा बार न्यूमेरिकल आए हैं। थ्योरी भी आती है, एप्लीकेशंस भी पूछते हैं, स्टेटमेंट भी पूछते हैं, बट ज़्यादा चांसेस थोड़े से, मतलब न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, साथ में थ्योरी भी आएगी, न्यूमेरिकल भी आएगा, बट हमने तो न्यूमेरिकल किए नहीं बेटा, ये वन शॉट है। हम यहाँ पे फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। इसी चैनल पे हम अब फिजिक्स, क्योंकि देखो हमारे इस साल की अगर बात करूँ तो फिजिक्स के फर्स्ट टर्म में 2 चैप्टर आते हैं, मोशन और लॉज ऑफ मोशन, जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ। फर्स्ट टर्म मतलब जो यूटी वूटी चलते हैं, और जो हमारा वो वाला एग्ज़ाम होता है हाफ ईयरली वाला जिसको हम बोलते हैं, जो कि लगभग लगभग सितंबर में अक्टूबर में के आसपास होता है, उसमें हमारे पास मोशन, लॉज ऑफ मोशन, और उसके बाद आधा ग्रेविटेशन या पूरा ग्रेविटेशन आता है, तो वो तो मैं करा ही दूंगा,
उसकी टेंशन ही नहीं है। टेंशन किस बात की है कि हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो अब मैं मोशन और लॉज ऑफ मोशन के बाद जो भी सेशन यहाँ पर डालूंगा वो क्वेश्चंस के होंगे, लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन, ऐसे करके हम अगला लेक्चर डाल देंगे, ठीक है। बट उससे पहले आपको एक पूरा का पूरा वन शॉट नोट्स के साथ सटीक तरीके से कंप्लीट करके रखना होगा। अब न्यूटन जी का थर्ड लॉ कहता क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट, कितनी छोटी और प्यारी स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच मीन्स कि अगर आपके पास एक वॉल है और आप अगर वॉल पे, दीवार पे, ओहो, अगर आप दीवार पे धक्का मार रहे हो, अगर आप दीवार पे धक्का मार रहे हो तो आप दीवार पे एक फोर्स लगा रहे हो और दीवार भी आप पे एक फोर्स लगाएगी। तो आपने दीवार पे जो फोर्स लगाई इसको हमने बोला एक्शन, और आपके एक्शन का आपको मिलेगा इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन। अब वो अलग बात है कि आपने फोर्स लगाई तो दीवार हिली नहीं क्योंकि दीवार बहुत भारी है, और दीवार ने आप पे फोर्स लगाई तो आपने हिले क्योंकि आपके पैर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन है। अब अकल लगाओ, मैं कुछ आपको भी वीडियोस दिखाऊंगा, बट अकल लगाओ, अगर आप अपने पैर में स्केट्स पहन के दीवार को धक्का मारोगे तो क्या होगा? तो आंसर है आप पीछे जाओगे। कॉमन सेंस की बात है। अगर आप जूते पहन के धक्का मारोगे तो पीछे नहीं जा रहे बिकॉज फ्रिक्शन है, लेकिन अगर आप पैरों में स्केट्स पहन के दीवार को धक्का मारोगे तो एक्शन आपने दीवार पे लगाया और दीवार ने आप पे इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगा दिया। बिल्कुल इसी प्रकार एक काम करते हैं, चलो आप सब बच्चे अपने अपने घरों में अपने पैर जो है वो ज़मीन से उठा लो, ठीक है ना। अभी आप कहीं बैठे होगे, आई हो बैठ के क्लास ले रहे होगे, तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी आप चेयर पे बैठे हुए, ठीक है। तो आप अपने पैर अपने ज़मीन से उठा लो और अपने हाथ ऐसे सामने हवा में कर लो। अब आप खड़े होकर दिखाओ इस सिचुएशन में। तो आंसर ये है कि आप नहीं खड़े हो पाओगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि हम खड़े कैसे होते हैं? हम बेंच पे बैठे होते हैं या कहीं बैठे होते हैं, तो हम ऐसे ज़मीन को धक्का मारते हैं नीचे, हम ज़मीन को धक्का मारते हैं नीचे, एंड हम नीचे की तरफ लगाते हैं एक्शन और ज़मीन हम पे धक्का मारती है ऊपर, बिकॉज एट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एक दो वीडियोस देखते हैं पहले, फिर एप्लीकेशन पाएंगे। एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की बहुत सारी अगेन एप्लीकेशन है, इतनी एप्लीकेशन है कि अगर हम लोग पढ़ाना आपको शुरू करें तो फिर से वही वाली बात होगी कि कभी हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ख़त्म ही नहीं होंगे, है ना। वही वाली बात है। ठीक है, न्यूटन जी के थर्ड लॉ की बात, अच्छा ये तो आपको सबको पता है, गुब्बारे में हवा भर के छोड़ देंगे तो क्या होगा, है ना। यार एक वीडियो भी हाल ही में डाली है मैंने, भाई आपको वही दिखाता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वही दिखाता हूँ, लाइक सबसे पहले ये वाली वीडियो देखो, काफ़ी अच्छी, एक बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे कुछ दिखाया गया है। ये हमारे पास एक बैलून है और हम सबको पता है अगर मैं बैलून को ऐसे फ्रीली छोड़ दूंगा तो वो कहीं पे भी भाग जाएगा ना। हमने मजाक मजाक में इसको चंद्रयान से कंपेयर किया था और ट्रिब्यूट भी दी थी इसरो को, हमने इसरो के लिए तालियां वालियां बजाई थी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बट अगर ये बैलून को मैं इस टेप से यहाँ पे बांध के और इसको अब अगर मैं छोड़ूंगा तो सबसे पहले समझना होगा क्या, इस बैलून में हवा भरी हुई है, जैसे इस बैलून को छोड़ूंगा इस पे पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक्शन। बैलून हवा को धक्का मारेगा और पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक्शन। एंड अगेन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पीछे की तरफ लगेगा एक्शन और जो एक्शन होगा उसका हमें क्या भी मिलेगा, रिएक्शन। तो ये जो बैलून है उसको आगे जाना चाहिए। हमने यहाँ पे एक रस्सी बांध रखी है, धागा बांध रखा है, शायद वीडियो में आपको दिख ना रहा हो, और उस धागे पे एक स्ट्रॉ है। अब अगर हम घरों में नॉर्मली बैलून को छोड़ते हैं तो वो कहीं भी भाग जाता है, लेकिन यहाँ पे बैलून के पास एक पाथ है, एक रास्ता है जाने के लिए, है ना। तो ये बैलून जो है वो यहाँ पे जाएगा। अगेन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जैसे हम इस बैलून को छोड़ेंगे हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा। हाँ, तो ये देखो, और ये बैलून इस रस्सी से होता होता वहां चला गया,
हर एक्शन का हमें इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिला। ये अगेन पेड बैच की आप देख सकते हैं, माइक पहना हुआ है और ये पेड बैच की क्लास चल रही है साथ साथ। ये भी एक और प्लीज़ ये घर पे कोई ट्राई ना करे, ये तो बहुत हाल ही में अभी कल ही शायद डाली है मैंने वीडियो, कल या परसों में। ये क्या है, हमारे पास एक लाइटर है और हमने एक बॉटल के अंदर एक फ्यूल भर दिया। अब वो फ्यूल क्या भरा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा अगेन। फिर हमने उस लाइटर को के ऊपर उस बॉटल को लगाया और फिर जब लाइटर को ऑन किया, घर का लाइटर है जिससे हम आग जलाते हैं, तो जैसे ही लाइटर को ऑन किया उसमें चिंगारी निकली और उस चिंगारी से अंदर का फ्यूल जला, तो रॉकेट की तरह बिल्कुल काम किया। पीछे की तरफ एक्शन, एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप देख सकते हो बोर्ड पे न्यूटन जी का थर्ड लॉ भी, ये देखो। वो बहुत मज़ेदार, ऑल्दो ये थोड़ा सा रिस्की है बट नहीं करना चाहिए हमें घर पे, बट बच्चों के लिए करना चाहिए। और ये देखो धुआं भी निकला और आग भी निकली। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि जब भी कोई एक्शन होता है उसका इक्वल और अपोजिट हमें क्या मिलता है, रिएक्शन। इवन वॉकिंग अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, सबसे पहला एग्जांपल मैं वॉकिंग या जंपिंग दूंगा। अगेन जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ जो है वो हम लगा रहे हैं, सेकंड भी लगा रहे हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल उसका न्यूटन जी का थर्ड लॉ है। कैसे? आप जंप कर रहे हो तो आप नीचे की तरफ एक्शन लगाते हो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वहीं पे अगर आप चलते हो तो आप जमीन को पीछे की तरफ धक्का मारते हो, जमीन को पीछे की तरफ धक्का मारते हो तो एवरी एक्शन, जमीन तो जाएगी नहीं पीछे बिकॉज उसका मास बहुत ज्यादा है, पर जमीन आप लगाते हो जमीन पे एक्शन, जमीन आप पे लगाती है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन और आप आगे की तरफ मूव करते हो। ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूं, रिकॉइलिंग ऑफ गन, ये बहुत कॉमन एप्लीकेशन है और एग्जाम में काफ़ी बार इसके ऊपर इनडायरेक्टली सवाल आए हुए हैं। पहले तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आया करते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, बट वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया। मैं दोबारा बोलूँगा, किसी के अगर एग्ज़ाम में आ रहा है वो हिस्सा तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हमने यूट्यूब पे कराया हुआ है। आपको बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आगे आशु सर लिख देना, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन की अगर मैं बात करूं तो गन में क्या होता है, जब हम एक बुलेट को फायर करते हैं एक गन से तो गन बुलेट पे फोर्स लगाती है आगे, तो वो हो गया एक्शन। ये हमारे पास एक गन है, गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई आगे, ये हो गया एक्शन। बट हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन। तो बुलेट भी गन पे पीछे की तरफ क्या लगाती है, एक फोर्स। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। इसको मैं स्टेटमेंट वाइज भी नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ये बहुत सिंपल है। अगेन रॉकेट्स का लॉन्च होना, चाहे वो बेटा स्पेस रॉकेट्स हों चाहे वो दिवाली वाले रॉकेट्स हों, सबकी साइंस सेम है। जब एक रॉकेट जलता है तो नीचे की तरफ धुआं फेंकता है, जैसे अभी बॉटल वाले ने पीछे की तरफ फेंका तो नीचे की तरफ है एक्शन। अब दिवाली पे कहीं ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं, बेचारे स्कूल नहीं गए होते, कितनी घटिया घटिया हरकत करते हैं, आपने देखा होगा। भीड़ भाड़ वाले इलाके में, पार्क में करो फिर भी, पहले बात तो पार्क में भी नहीं करना चाहिए, फिर भी करो समझ में एक सेकंड को आता है। मेन रोड्स पे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पता नहीं कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं यार। वो क्या करते हैं, रॉकेट को ऐसे ज़मीन पे लगा देते हैं। वो रॉकेट ऐसा डिज़ाइन नहीं है, वो कहीं भी जाता है, आपको पता है, उसका कोई रिमोट कंट्रोल तो है नहीं। तो जैसे आप उसे ऑन करते हो पीछे होता है एक्शन और आगे लगता है रिएक्शन, और रॉकेट कहीं भी निकल जाता है क्योंकि वो स्ट्रीमलाइंड नहीं है, प्रॉपरली मेड नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो कहीं भी निकलता है। स्पेस वालों की बात करो, नीचे की तरफ लगाते हैं एक्शन और ऊपर की तरफ हमें मिलता है रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसी बहुत सारी और एप्लीकेशन लाइक बोट्स। अब बोट्स दो प्रकार की होती हैं, एक मोटर बोट होती है, इसके ऊपर एक बहुत जल्द वीडियो आने वाली है साइंस एंड फन पे, और एक नॉर्मल बोट चप्पू वाली। चप्पू और मोटर बोट दोनों में क्या कॉमन है, दोनों सेम ही है। आप चप्पू से पानी को धक्का मारते हो पीछे और पानी आपको धक्का मारता है आगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस मोटर बोट में ये काम मोटर करती है, पीछे मोटर लगी होती है, वो पानी को धक्का मारती है पीछे और पानी उसको धक्का मारता है आगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेसिकली ये हमारा न्यूटन जी का थर्ड लॉ है और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप मोटा मोटा सोचो तो इस चैप्टर में सिर्फ दो ही फॉर्मूले आए, एक आया मोमेंटम का विच इज़ मास इनटू वेलोसिटी, और एक फोर्स का विच इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन। और जी हाँ, पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल सब इन दो फॉर्मूलों से ही हो जाएंगे। तो फॉर्मूले बहुत कम है बट क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है, और उस क्वेश्चन की वैरायटी के लिए हम क्या करेंगे, इसी चैनल पे आपको पता ऑब्वियस सी बात है, एक सेशन लेके आएंगे, चाहे लाइव चाहे रिकॉर्डेड, जहाँ पे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। बट
मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको दिया जाएगा कम से कम 1 हफ्ता, अच्छे से आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कर लो, नोट्स बनाओ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। और जैसे ही आपका चैप्टर पूरा हो जाए, ईमानदारी की बात है, कोई ईमानदारी की बात है, इसके कमेंट सेक्शन पर लिख जाना वन शॉट कंप्लीटेड, वेटिंग फॉर अपना क्वेश्चन एंड आंसर। मैं समझ जाऊंगा कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने चैप्टर पूरा कर लिया है, ठीक है ना। व्यूज़, क्योंकि वन शॉट पे बच्चा आधा आधा करके भी देखता है, तो हम व्यूज़ से और लाइक से भी जज नहीं कर पाते। तो जैसे ही आपका वन शॉट कंप्लीट हो जाए, आप यहाँ पे एक कमेंट छोड़ देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपका वन शॉट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और फिर हम अगला यहाँ पे लेक्चर डाल देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये वन शॉट बहुत अच्छा लगा हो, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हो, नहीं हुए हैं तो आप अगली जो वीडियो होगी उसमें क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन आंसर करने पे फॉर्मूले की समझ और बढ़ती है हमारी, ठीक है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वन शॉट को देखने के लिए। आई होप ये थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।